1935 में जब निकाह किया तब बेगम आलम आरा की उम्र महज 15 बरस थी। यह कोठी लखोरी ईंटों के चूने से बनाई गई है। एक वक्त था जब ये 2 मंजिला कोठी अपनी भव्यता के लिए मशहूर थी, लेकिन बदकिस्मती से अब ये खंडर में तब्दील हो रही है। आज आप जिसे चंदर नगर गेट के नाम से जानते हैं, वो इसी कोठी का दरवाज़ा है, जिसे कभी शाही दरवाजे के नाम से जाना जाता था। दरवाजे के पास में ही बने हवादार कमरों में चौबीसों घंटे द्वारपाल कोठी की निगरानी के लिए मुस्तैद रहा करते थे। वैसे क्या कभी आपने गौर किया है इस खूबसूरत दरवाजे की नक्काशी को? अगर नहीं तो अगली बार जब उधर से गुजरिएगा तो 2 पल रुक कर देखिएगा, तब शायद आपको यह एहसास हो कि इस नायाब कोठी के साथ हमने कैसा रिश्ता निभाया है। वैसे इस कोठी का नाम उस वक्त भी ध्यान में आता है जब बात भारत स्वतंत्रता की 1857 में हुई पहली लड़ाई की होती है। कहा जाता है कि जनरल हैवलॉक ने इस कोठी पर आक्रमण किया, जिससे ये कोठी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। बाद में अंग्रेजों ने इस कोठी का इस्तेमाल सैनिकों के अस्पताल के रूप में कर दिया। यहाँ फांसी भी दी जाने लगी। इसी वजह से इसका नाम फांसी दरवाजा भी पड़ गया। एक जगह इतनी कहानियां और इतने सारे नाम, लेकिन आज एक हॉन्टेड इमारत के रूप में इसे जाना जाता है। अभी तक जो मैंने आपको जानकारी दी, ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी इस जगह को लेकर, लेकिन कहानी की शुरुआत अब होती है यहाँ से। दीपक और श्रुति नाम का एक कपल कॉलेज में साथ पढ़ाई कर रहे थे। वहीं पर उनकी दोस्ती हुई थी और धीरे धीरे दोस्ती नज़दीकियों में बढ़ती गई। इनका 4th सेमेस्टर चल रहा था, उसका आखिरी एग्ज़ाम था, तो इनका ऐसे ही घूमने का प्लान बनता है। दीपक अपनी बाइक से कॉलेज जाता था और उस दिन वो एक एक्स्ट्रा हेलमेट लेके गया हुआ था, क्योंकि घूमने जो जाना था। एग्ज़ाम ख़त्म हुआ, दोनों मिले और निकल पड़े उस बाइक पर। दीपक ने बताया कि उन्होंने इस बेगम कोठी के बारे में बहुत कुछ सुना था, लेकिन वो जब उस रास्ते से गुजर रहे थे तो ख्याल आया कि आज इसमें चलते हैं, देखते हैं कैसी है ये कोठी। दीपक ने अपनी बाइक वहीं कहीं जगह देखकर खड़ी कर दी। दोनों चल पड़े अंदर की ओर। दीपक ने बताया कि उनकी कोई चेकिंग वेकिंग नहीं की गई थी वहाँ पे, और ना ही उन्हें कोई सिक्योरिटी गार्ड वहाँ पे दिखाई पड़ा। दोनों हाथ में हाथ डाल के वहाँ घूमने निकल पड़े। शाम का वक्त था और थोड़ी ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। कभी अपनी बातें करते तो कभी सूरज ढलते हुए देखते, और करते करते टाइम का पता नहीं चला। अब 8 बजे के आसपास दीपक ने श्रुति को कहा कि घर में फ़ोन करके कह दो कि अभी तुम किसी अपने फ्रेंड के घर पर हो और थोड़ा टाइम लग जाएगा। दोनों ने अपने अपने घर पे इन्फॉर्म कर दिया। उन्हें अभी इस कोठी से जाने का मन नहीं कर रहा था। वैसे भी कोठी में कोई इतना आता जाता तो था नहीं, दिन में भी नहीं, रात को आने का तो कोई सवाल ही नहीं होता। दीपक ने श्रुति को अपनी ओर खींचा और श्रुति हाथ छुड़ा के भाग गई। इस कोठी में छोटे छोटे से कमरे बने हुए थे, तो श्रुति एक कमरे से दूसरे कमरे में भाग रही थी। दीपक उसे आवाज़ दे रहा था, अरे रुको, ऐसे मुझे अकेले मत छोड़ो। पहले तो श्रुति की आवाज़ आ रही थी, वो खिलखिला रही थी, मैं यहाँ हूँ, मुझे ढूंढो। लेकिन थोड़ी देर बाद ये मजाक गंभीर हो चला। अब श्रुति की कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। दीपक उसे ढूंढ रहा था, आवाज़ दे रहा था, पर श्रुति की कोई आवाज़ नहीं। दीपक ने श्रुति को कॉल किया। उसके फ़ोन में रिंग हुई, लेकिन रिंग कहाँ हो रहा था फ़ोन, उसका कुछ भी पता नहीं। ना कोई फ़ोन उठा रहा था। कई बार फ़ोन लगाने के बाद थोड़ी देर में वो रिंगिंग होना भी बंद हो गया। दीपक घबराया हुआ उसे ढूंढने में लगा हुआ था। तभी उसे कुछ आवाज़ सुनाई दी, जैसे कोई एक कमरे से दूसरे कमरे की तरफ बहुत तेजी से भाग के गया हो। दीपक कुछ समझ नहीं पाया कि ये हुआ क्या। उसने अपनी गर्दन को हिलाया और श्रुति को ढूंढने लगा। दीपक कभी अंदर तो कभी बाहर उसे ढूंढ रहा था,
रात के 9:30 के आसपास वहां इतना सन्नाटा हो चुका था जैसे आधी रात हो चुकी हो। जब दीपक बाहर की तरफ आ रहा था तो उसे अंदर से घुंघरू की आवाज सुनाई पड़ी। उसने 2 मिनट ठहर कर सोचा कि श्रुति तो पायल पहन के आई नहीं थी। ये घुंघरू की आवाज कहां से आ रही है? कौन है? वो आवाज कभी लेफ्ट से आ रही थी तो कभी राइट से आ रही थी और उसके दिमाग में यही सब चल रहा था कि श्रुति कहाँ है। वो आवाज देता देता अंदर की तरफ आया और अंदर एकदम अंधेरा था। उसने मोबाइल की फ्लैश लाइट ऑन करी। लाइट जलते ही एक हवा का झोंका उससे टकराया और उसकी आंखों में धूल जाने की वजह से थोड़ी देर के लिए उसे दिखना बंद हुआ। जब वो अपनी आंखों को साफ करने की कोशिश कर रहा था तभी उसके कानों के पास से एक आवाज आई, दीपा, दीपा। उसने आंखें खोली तो वहां कोई नहीं था और वो आवाज श्रुति की नहीं थी। चांदनी रात होने की वजह से उसे बाहर कुछ कुछ हल्का हल्का सा दिखाई पड़ रहा था। उसके बिल्कुल ठीक सामने जहां चांद की रोशनी पड़ रही थी वहां कोई खड़ा था। दीपक थोड़ी देर बस वहीं बैठ गया, हाथों से पसीना पोंछ रहा था और जैसे ही उसने अपना सिर उठा के सामने देखा तो अब वहां कोई नहीं था। लेकिन अब उसके बिल्कुल पीछे से किसी के बहुत तेज दौड़ने की आवाज आने लगी और उसे लग रहा था कि कोई उसकी तरफ दौड़कर आ रहा है। उसने जैसे ही पीछे देखा एक जोर की आवाज के साथ उससे कुछ टकराया और सब शांत। अब कोई आवाज नहीं। दीपक गिर पड़ा और तभी उसे श्रुति की आवाज सुनाई दी, दीपक, कहाँ हो तुम? देखो मैं बाहर खड़ी हूं, आ जाओ यार, घर चलते हैं, मुझे बहुत डर लग रहा है यहाँ, मेरा फोन कहीं गुम हो गया है। दीपक ने उसे आवाज दी, मैं अंदर हूं। जल्दी से श्रुति उसकी आवाज सुन के उसके पास आई। उसने रोते हुए कहा, कहाँ चली गई थी तुम? मैं तो तुम्हें बहुत देर से आवाज दे रही थी, मुझे लगा तुम कहीं चले तो नहीं गए, पर मुझे तो तुम्हारी कोई आवाज नहीं सुनाई दी। और तुम्हारा फोन? दीपक, फोन को छोड़ो, मैं यहां से जाना चाहती हूँ बस। हम दोनों बाहर बाइक तक आए, मैंने श्रुति को पानी पिलाया। तुम ठीक हो ना? हाँ हाँ, तुम बस चलो यहाँ से। उसके बाद हम दोनों वहां से चले गए।